Anybody tells you I can time the market is either God or lying. You cannot time the market in the short term. तो आपका खुद का इन्वेस्टिंग मंत्रा क्या है? पिछले 20 सालों का डेटा ये दिखाता है कि अगर आपने 33 लार्ज में रखा होता, 33 मिड और 33 स्मॉल में, तो आपका रिस्क वो लार्ज कैप से थोड़ा सा ज्यादा होता, पर आपका रिटर्न आउटपुट मिड कैप जितना होता। पर एक चीज इधर डेफिनेटली मेंशन करना चाहूंगा, डोंट गो क्रेजी बिहाइंड इन्वेस्टिंग। वेरी इंपॉर्टेंट। यू डोंट वांट टू डाई रिच, यू वांट टू लिव योर लाइफ। लोन कंपनी को कोई हिस्ट्री चाहिए जिसके बेसिस पे वो डिटरमाइन कर पाए कि क्या आप पैसा वापस कर पाएंगे या नहीं। भाग तो नहीं रहोगे पैसों अगर आपने लोन लिया ही नहीं है तो उनके पास हिस्ट्री नहीं है। इट्स लाइक अच्छी जॉब के लिए पहले अच्छी जॉब होनी चाहिए एंड लाइक इट्स अ लूप। हाँ, राइट। कई सारे पॉडकास्ट में दे टॉक अबाउट क्या करना चाहिए, लेकिन इस पॉडकास्ट एपिसोड का टॉपिक इज क्या नहीं करना चाहिए, बिकॉज आई थिंक दैट्स सो इम्पोर्टेंट, राइट? ओ 100%। आई थिंक इन फाइनेंस आपको क्या नहीं करना चाहिए, अगर वो आपने समझ लिया तो बाकी बची हुई चीज़ बहुत कम है। एग्जैक्टली। अब व्हाट आई हैव नोटिस्ड इज कि जेनजीज खासकर इन्वेस्टिंग की तरफ बहुत तेज़ी से दौड़ रहे हैं एंड दे स्टार्टिंग वेरी अर्ली ऑन इन देयर करियर्स। तो इन्वेस्टिंग शुरू करने से पहले वो क्या चीज़ें जो उन्हें पहले सॉर्ट करनी चाहिए? मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको इन्वेस्टिंग थोड़ी सी लेट चालू करनी चाहिए। उसके पहले दो चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले है आपका रिस्क मैनेजमेंट, राइट? अब आप एक इमेजिन कीजिए कि आप 21 साल की हैं, आपको पहली जॉब लग गई, आपको 20,000 रुपये की सैलरी मिल रही है और आप 5,000 रुपये की SIP कर रहे हैं। अब आप 5,000 रुपये की SIP कर कर मान लीजिए 5 साल में 5 लाख रुपये इकट्ठा कर लेते हैं, ओके? और अनफॉर्चुनेटली आपको या घर में किसी को भी एक मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है, आपको तब रियलाइज होगा कि 5 लाख रुपए की कुछ वैल्यू ही नहीं है इन टर्म्स ऑफ मेडिकल एक्सपेंस इन इंडिया टुडे, राइट? तो आपने तो इन्वेस्टिंग जल्दी स्टार्ट की, राइट? और आप डिसिप्लिन भी थे, फिर भी आपका ही पैसा आपको कम पड़ेगा, राइट? तो इन्वेस्टिंग के पहले आपको सबसे पहले मेरे हिसाब से मेडिक्लेम या हेल्थ इंश्योरेंस लेना है। वो फोकस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? क्योंकि आप जब यंग है तब आपका कॉस्ट मेडिक्लेम को लेकर बहुत ही कम है, राइट? तो तब अगर आप स्टार्ट कर देंगे मेडिक्लेम लेना या मेडिक्लेम में पैसा निवेश करना, तो ये जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिया वो सिचुएशन आपको कभी आएगी ही नहीं और आप डिसिप्लिन तरीके से पैसे को निवेश कर पाएंगे, क्योंकि आपका मेडिक्लेम और रिस्क इज टेकन केयर ऑफ। गॉट इट। सेकेंड, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको टर्म इंश्योरेंस लेना बहुत ज़रूरी है एज सुन एज यू स्टार्ट अर्निंग। क्योंकि समझिए, एज सुन एज यू स्टार्ट अर्निंग आपकी फैमिली इनडायरेक्टली आपके उस इनकम पर डिपेंडेंट हो जाती है। तो अगर आपको कल कुछ हो जाता है तो फैमिली नीड्स अ प्रोटेक्शन फॉर दैट, वन। सेकेंड ऑल्सो इज कि आप 21 साल के हो तब आपको शायद ये रियलाइज नहीं होता है कि आप जब शादी करेंगे तो आपका पार्टनर आपके ऊपर डिपेंडेंट है। पर आप जब शादी करेंगे तब टर्म इंश्योरेंस का कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि आपकी एज बढ़ गई है। तो आप जितना जल्दी टर्म इंश्योरेंस ले ले वो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? सो टर्म इंश्योरेंस कवर कितना बड़ा होना चाहिए? आई थिंक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इसका दो आंसर देता हूँ। सबसे पहले तो टर्म इंश्योरेंस का कवर कम से कम 10 गुना, राइट? बट बेस्ट केस इज आप 20 गुना ले ले। अच्छा, राइट? 20 गुना। लोग मिस्टेक्स क्या करते हैं, टर्म इंश्योरेंस ना लेकर इन्वेस्टमेंट लेड इंश्योरेंस ले लेते जिसमें कवर कुछ मिलता ही नहीं है। तो आप 1 लाख रुपए का प्रीमियम भर रहे हो साल का, राइट? 1 लाख के सामने आपको 10 लाख रुपए का कवर दे देंगे, पर ये बताएंगे कि आज से 20 साल बाद आपको 2 करोड़ रुपया मिलेगा, वट एवर दैट नंबर इज, राइट? तो आप इंश्योरेंस में ध्यान में रखिए, आप एक ही तरीके का आपको इंश्योरेंस लेना है, वो है टर्म इंश्योरेंस। 10 टाइम्स ऑफ योर इनकम कम से कम 20 गुना इज द बेस्ट प्रोपोजिशन, वन। सेकेंड, कॉमन मिस्टेक दैट पीपल डू इज 5 साल बाद आपकी इनकम बहुत ज्यादा हो जाएगी आज की इनकम से, तो तब 5 साल बाद वाली इनकम का 20 गुना इज मच हायर, राइट? तो हर 5 साल में टॉपअप करने की कोशिश कीजिए जब आपकी इनकम बढ़ेगी, राइट? थर्ड, ये बहुत सारे लोग नहीं बताते, पर टर्म इंश्योरेंस में भी बहुत अलग अलग तरीके के वेरिएंट्स हैं। तो एक वेरिएंट ऐसा है कि आप 20 साल तक टर्म इंश्योरेंस का पैसा भरिए, अगर आपको कुछ नहीं होगा तो आपका प्रीमियम वापस कर दिया जाएगा। 5 साल तक आप प्रीमियम दीजिए और बाकी के 15 साल आपको प्रीमियम नहीं देना है। फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस, मैथमेटिकली आपके लिए यही इंश्योरेंस बेटर है कि अगर आपने 20 साल की टर्म ली है तो आप 20 साल तक पैसा भरे। बाकी के कोई भी टर्म इंश्योरेंस के भी वेरिएंट्स मैथमेटिकली
आर नॉट फेवरेबल। हाँ, अगर आप एक ऐसे प्रोफेशन में हो जहां पर आपकी कैश फ्लो या इनकम पर गारंटी नहीं है और आप ये सोच रहे हो कि मैं चलो 5 साल में भर देता हूं तो एटलीस्ट 20 साल तक मेरा कवर तो रह जाए, तो बात अलग है। बिफोर यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग ऑलवेज मेक श्योर यू हैव इमरजेंसी कॉर्पस। ओके, लॉजिक वापस सेम है कि आपने थोड़ा सा भी पैसा जमा कर लिया है, पर क्या वो 6 या 12 महीने तक रिप्लेस कर पाएगा अगर आपकी जॉब चली गई? द आंसर इज नो। आपको कम से कम 6 लाख रुपया, बट बेस्ट केस सिचुएशन 12 लाख रुपए का इमरजेंसी कॉर्पस बना के रखना है। इससे होगा ये कि अगर मान लो आपकी जॉब चली गई है तो आपके पास 6 से 12 महीने तक का कूल ऑफ पीरियड है नई जॉब ढूंढने तक, कि आपको इन्वेस्टमेंट को टच नहीं करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए आपकी होम लोन चल रहा है, होम लोन का भी 6 महीने का या 12 महीने का ईएमआई आप ऐड कर दीजिए इमरजेंसी कॉर्पस के लिए। इसमें आपको 2 साल 3 साल भी लग जाए, अगर ये 3 चीज करने के बाद ही इन्वेस्टिंग स्टार्ट कीजिए। तो ये इमरजेंसी फंड को कहाँ पे रखना चाहिए, कहाँ पे स्टोर करना चाहिए? बेसिक क्राइटेरिया इस फंड को लेकर ये कि ये इतना लिक्विड होना चाहिए कि मुझे तुरंत ये मिल जाए। रिटर्न इज इमटेरियल व्हेन आई डू इमरजेंसी प्लानिंग, राइट? तो या तो आप उसे सेविंग्स अकाउंट में रखिए या एफडी कर दीजिए या म्यूचुअल फंड्स में, लिक्विड फंड्स में डालिए या आर्बिट्राज फंड्स में डालिए। पर मान लीजिए अगर ये नंबर बहुत बड़ा है आपके केस में, राइट, क्योंकि आपकी इनकम ज़्यादा है या 10 महीने या 12 महीने का कॉर्पस बहुत बड़ा है और उस पर 2% रिटर्न से भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ सकता है, देन द बेस्ट वे टू डू इज इसको आप एक आर्बिट्राज फंड में रख दीजिए। आर्बिट्राज फंड का फायदा ये है, वो आपको प्रॉबली 5.5, 6, 6.5% डिपेंडिंग ऑन कौन सी सिचुएशन में है आप मार्केट वाइज, उतना रिटर्न तो दे देगा। बट द बेस्ट पार्ट इज कि आपको उस पर इक्विटी टैक्सेशन लगेगा। तो आपने 1 साल से ज्यादा अगर उस पैसे को निवेश किया हुआ है तो आपको आज के टैक्सेशन के हिसाब से 12.5% पे टैक्स लगेगा, वर्सेस दूसरे सब ऑप्शंस एफडी या सेविंग्स अकाउंट या इवन लिक्विड फंड, उन सब पे आपको स्लैब रेट्स लगेंगे 30%। तो अगर आपका कॉर्पस बहुत बड़ा है और आपको ऐसा लग रहा है वो आधे 1% से फर्क पड़ सकता है, तो आर्बिट्राज फंड इज द बेस्ट वे टू डू इमरजेंसी प्लानिंग। राइट, तो आपने मेडिक्लेम कवर की बात की, तो इन जनरल वो इंश्योरेंस कवर, हेल्थ इंश्योरेंस कवर कितना बड़ा होना चाहिए? आई थिंक मेडिक्लेम क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट है, मैं आपको 2-3 चीज़ें और बताना चाहता हूँ। ओके, सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि टू आंसर योर क्वेश्चन, मेडिक्लेम अगर आप किसी एक मेट्रो सिटी में रह रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि कम से कम 20-25 लाख रुपए का कवर होना ही चाहिए। अब आपको शायद ये नंबर बहुत बड़ा लगेगा, ये पर इंडिविजुअल या फिर पूरी फैमिली के लिए? आप एज अ फैमिली भी ले सकते हैं, क्योंकि मान लीजिए अगर आपने एक फ्लोटर पॉलिसी करके एक कवर आता है वो ले लिया और फैमिली में 4 लोग हैं, तो कोई भी एक बंदा या चारों लोग साथ में मिलकर भी 25 लाख रुपए का कवर यूज कर सकते हैं। तो मान लीजिए वी आर अ फैमिली ऑफ 4, किसी एक ने 5 लाख रुपए का कवर यूज कर लिया, फिर भी बाकी 3 मेंबर्स या ऑल द 4 मेंबर्स के लिए बचा हुआ 20 लाख का कवर अवेलेबल है। अब ये क्यों जरूरी है? आई गिव यू एन एग्जांपल। Unfortunately, my dad met with an accident some 6 months back. It was not a very major accident, right? पर 3 दिन हॉस्पिटल का खर्चा 4.5 लाख रुपए आ गया, right? Now of course ये सब्जेक्टिव है, आप कहोगे मैं कौन से हॉस्पिटल में मैंने रखा था, क्या एक्सीडेंट हुआ, but the point that I'm trying to say is कि medical expenses in India are increasing at a skyrocketing price, right? If I have to quote a number, पिछले 10 साल में मेडिकल इन्फ्लेशन इन इंडिया इज 12.5%। 12.5%? Yes. मतलब इन्फ्लेशन को तो एवरेज में 6% ही मानते हैं लोग। करेक्ट, राइट? मेडिकल इन्फ्लेशन इज डबल। एब्सोल्युटली। तो अब आप सोचिए कि अगर आपके पास 5 लाख रुपए का कवर है तो मेट्रो सिटी में तो 5 लाख रुपए में कुछ भी नहीं होगा। अब आप कहेंगे अफोर्डेबिलिटी, कि यार मैं 25 लाख का कवर अफोर्ड ही नहीं कर पाऊंगा, पर ये मिसकंसेप्शन है। मान लीजिए 5 लाख का कवर आज अगर आपको 100 रुपए में मिल रहा है हाइपोथेटिकली, तो 5 से 25 का कवर आपको 100 रुपए प्रीमियम से 120 रुपए प्रीमियम में मिल जाएगा। तो सिर्फ 20% इंक्रीमेंट प्रीमियम देकर आपको 5 गुना ज्यादा कवर मिल जाएगा। अगर कोई इंडिविजुअल ये सोच रहा है कि मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा, तो अफोर्डेबिलिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है प्रॉब्लम एक्चुअली माइंडसेट में है, क्योंकि बहुत सारे स्पेसिफिकली सैलरीड एम्प्लॉयज को ये लगता है कि मेरी कॉर्पोरेट मेरा हेल्थ इंश्योरेंस कवर कर रहा है, पर इसमें मल्टीपल प्रॉब्लम्स है। सबसे पहले तो वो कितना इंश्योरेंस है, 5 लाख। सेकेंड, क्या सिर्फ आप कवर्ड हो या आपकी फैमिली भी कवर्ड है?
थर्ड, मान लीजिए अगर आप उस कंपनी से रिजाइन कर कर किसी और कंपनी में जा रहे हो, आपको नहीं पता कि उस कंपनी की पॉलिसी क्या है, और तब आपकी एज भी बढ़ गई होगी तो खर्चा भी बढ़ जाएगा। आज से 3 साल पहले मेरे पास 25 लाख का मेडिक्लेम था। 25 लाख से 1 करोड़ के मेडिक्लेम पर जाने के लिए आई हैड टू पे ओनली 15% प्रीमियम मोर। ओह, साउंड्स लाइक अ गुड डील। 100%। हेल्थ इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया, बट इफ वी स्पीक अबाउट लाइफ इंश्योरेंस स्पेसिफिकली, वो क्या चीज़ें जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए व्हेन वी आर ऑप्टिंग इन फॉर दैट? टर्म इंश्योरेंस के अलावा कोई भी प्रोडक्ट में, लाइफ इंश्योरेंस में बिल्कुल पैसा मत रोकिए। इट्स अ बैड आइडिया टू इन्वेस्ट इन एन इंश्योरेंस पॉलिसी। ये आप पर्सनल एक्सपीरियंस से बात करें? 100%। आई गिव यू एन एग्जाम्पल। माई डैड आज से 21 साल पहले डिड एन इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट। ओके, so my father invested 5,185 rupees every year for the last 21 years, and at the end of the 21st year I received 2,11,000 rupees. Okay, most people will not even know whether this is good or bad, हाँ वही, because उनको जब पॉलिसी बेची गई थी, उनको पॉलिसी ये बोलकर बेची गई थी कि आप 5,000 रुपया साल का डालिए और आपको 2 लाख रुपया मिलेगा। You do basic math and you will understand this is 5.6 or 5.8% returns. that's nothing. Okay? अब ये कैसे बेची जाती है आपको? सबसे पहले तो आपको मैथ नहीं बताया जाता कि इसका रिटर्न कितना आएगा। Suppose if I now tell you 5.8, 9 out of 10 people will understand that this is a bad investment. Point 1. Point 2, ये आपको बेचा जाता है ये बोलकर कि आपको ATC का 1,50,000 का एडवांटेज मिलेगा जब आप ये 5,000 का प्रीमियम डालेंगे, और मैच्योरिटी टैक्स फ्री है। ओके, अब आई विल गिव यू एन ऑल्टरनेट। मैं ये सेम इन्वेस्टमेंट अगर पीपीएफ में करता, आई हैव डन दिस मैथ विच शोज कि पीपीएफ में मुझे सेम एटीसी का एडवांटेज मिलता, पीपीएफ में मुझे मैच्योरिटी भी टैक्स फ्री मिलती। ओके, और मेरा रिटर्न इससे 55% ज्यादा होता, बिकॉज पीपीएफ का इंटरेस्ट रेट्स अगर आप पिछले 21 साल में देखो हैज बीन मच 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 हायर, दो इट इज लोअर टुडे, बट 21 ईयर्स का आप अगर इंटरेस्ट रेट देखेंगे, इट वाज मच हायर 10 years बैक एंड मच हायर 20 years बैक, राइट? ये 5% का नंबर कहाँ से आया? बिकॉज एड्स में तो देखते हैं हम 9%, 10% रिटर्न। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। अब मैं उस पे जाऊं उसके पहले और एक आपको डेटा पॉइंट बताता हूं। समबडी विल आर्ग्यू विथ यू सेइंग, अरे बॉस इसमें तो तुमको इंश्योरेंस भी तो मिला। तो सबसे पहले इंश्योरेंस कितना मिला? 1 लाख रुपया बस, राइट? सो द प्रॉब्लम इज कि आज से 21 साल पहले शायद 1 लाख रुपए की वैल्यू हो सकती है, बट द बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट पीपल डोंट अंडरस्टैंड इज कि जब आप निवेश कर रहे हो आपको आगे का सोचना है। आपको सोचना था ये कि अगर ये 21 साल का प्रोडक्ट है तो आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद क्या इस 1 लाख रुपए की कोई वैल्यू है? अगर उस 1 लाख रुपए को भी एडजस्ट कर लूं तो भी पीपीएफ और टर्म इंश्योरेंस वुड हैव मेड सो मच मोर सेंस। नाउ द आर्ग्यूमेंट कैन बी आज से 21 साल पहले टर्म इंश्योरेंस नहीं था, बट आज जो लोग हमें सुन रहे हैं, मैं उनके लिए ये कहना चाहता हूं कि आपको रिस्क नहीं लेना है, आपको टैक्स एडवांटेज चाहिए, तो टर्म इंश्योरेंस और पीपीएफ कर लो। इट इज मच बेटर देन मोस्ट ऑफ दीज पॉलिसीज। नाउ टू आंसर योर क्वेश्चन, कंपनी रॉन्ग मार्केट नहीं करती, जो बेच रहा है ये प्रोडक्ट ये इसको रॉन्ग मार्केट करता है। आई गिव यू एन एग्जांपल। मैंने एक बीच में बहुत बड़ा ही इंटरेस्टिंग पोस्ट देखा था किसी एक इंश्योरेंस एजेंट से, राइट? उसमें लिखा था आप 11 लाख रुपया एक बार निवेश कीजिए, हम आपको 1 लाख रुपया और 400 रुपया हर साल देंगे। ओके ओके, एंड उन्होंने लिखा था कि ये एन्युइटी यानी इसका मतलब आपको 9.13% हम रिटर्न दे रहे हैं। ओके, और कहीं साइड में लिखा था कि ये पैसा 1,04,000 रुपए आपको 6th ईयर से मिलेंगे। आप अगर फाइनेंस से नहीं हो, आपको मैथ नहीं आता है फाइनेंस से रिलेटेड, आप सोचोगे कि इस निवेश में मुझे 9% रिटर्न मिल रहा है, बट दिस इज सो इनकरेक्ट। क्योंकि इमेजिन कीजिए आज आप 11 लाख रुपए आपके पास है, मान लो आप उसे 8% पे भी इन्वेस्ट कर देते हो, 1000 ऑप्शन है 8% रिटर्न निकालने वाले, तो आज से 5 साल बाद ये नंबर 16 साढ़े 16 लाख रुपया हो जाएगा। ओके, इसका मतलब ये इंश्योरेंस कंपनी आपको 16 साढ़े 16 लाख रुपए पे 1 लाख रुपया दे रही है, विच इज 6%। करेक्ट। अच्छा, इट्स नॉट 11, ये 16 लाख पे हम देख रहे हैं। करेक्ट, एंड दैट इज ऑल्सो टैक्सेबल बिकॉज दिस इज एन्युइटी।
तो इसमें कोई टैक्स एडवांटेज भी नहीं है आपको. दोनों साइड से मारे गए. Insurance is only for risk management. Term insurance. Everything else, you have much better options. So don't look at insurance as an investment tool. तो इस एपिसोड में तो हम बात करें कि सैलरीड एम्प्लॉयज कौन से मिस्टेक्स करते हैं Sure. लाइफ में, बट आपने अपने फाइनेंशियल जर्नी में क्या मिस्टेक्स किए? I think futures and options has been the biggest mistake that I would have ever done in my life. Oh no. But why? I have been trading since probably 2008 now. I think it was 2013 or 14, and we were standing short on the Bank Nifty. And if I'm not wrong with the exact numbers, शायद 2 दिन में बैंक निफ्टी 2000 पॉइंट ऊपर चला गया था. And that was very high at that point in time क्योंकि बैंक निफ्टी was not like it is 50,000 today. So it was good 4-5% move in 2 days. Us and clients put together, we lost 14 crore rupees in just 2 days. 14 crore rupees. Yes. All of us learn with mistakes and stop loss and risk management. But ideally what happens is कि बहुत सारे लोग now after so many years understands कि risk management trading में बहुत important है. क्योंकि आप कमाते हो छोटा पैसा, but if you don't have the right stop loss or the risk management strategy, you will lose everything that you've made over 4-5 years in one trade going wrong. I think I would like to believe that I have the understanding, but I don't think I have the behavioral control. So I think I would want to stay away. हाँ, मतलब आई गेस सेबी ने भी एक रिपोर्ट निकाली सेइंग कि 9 out of 10 traders in fact lose money, Absolutely. right? तो I'm one of them. I think the numbers speak for themselves. Yeah. तो एक और चीज़ जो मैंने नोटिस की कि पिछले 3-4 सालों में काफ़ी लोग एफडीज तोड़कर छोड़ छाड़ के एसआईपीज की तरफ बढ़े, लेकिन अभी हाल ही में मार्केट करेक्शन भी हुआ है. एम्फी के कुछ नंबर्स अगर हम देखें तो लगभग 50% एसआईपीज 3 साल के बाद तो कंटिन्यू ही नहीं होती है. तो आर इन्वेस्टर्स मेकिंग अ मिस्टेक, या डू यू थिंक कैपिटल रोटेशन इज द नेम ऑफ द गेम? The problem is that a lot of these people that we are talking about have come to the markets after 2020. अगर आप पिछला 3 महीना छोड़ दे, फ्रॉम अक्टूबर टू जैन, मुझे नहीं लगता उन्होंने मार्केट को गिरते हुए एक्सपीरियंस ही किया है. आई विल गिव यू अ डेटा. पिछले 44 ईयर्स में अगर आप देखें, सिर्फ 4 साल ऐसे हैं जहां इंट्रा ईयर मार्केट 10% से कम गिरा है. इसका मतलब 40 सालों में, 44 में से 40 सालों में हर साल मार्केट एक बार अपने टॉप से 10% इंट्रा ईयर में गिरा है. मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो प्रॉबली 1 या 2 साल के एक्सपीरियंस है इन्वेस्टिंग में, जो हमको सिखा कर जाते हैं कि कैसे एक्सपेक्टिंग 14 to 16% रिटर्न इज अ जोक, और उन्होंने 50% 100% रिटर्न जनरेट कर दिया क्योंकि पिछले 3-4 सालों में आपने जिस भी स्टॉक पर हाथ लगाया वो डबल हो चुका है. जैसे ही मार्केट स्टार्टेड बिहेविंग द वे दे जेन्युइनली आर, people are not able to digest the fact that they are not able to make returns. It is going to be very difficult for these kind of investors to stay disciplined. अगर आप देखेंगे पिछले 10 सालों में निफ्टी जनरेटेड ऑन एन एवरेज 13.38% रिटर्न, और पिछले 3 सालों में निफ्टी जनरेटेड 13.92% रिटर्न. ओके, पर इन दोनों रिटर्न्स को जनरेट करने के लिए आप वॉलेटिलिटी देखिए. The worst month in the last 10 years has been -37%. यानी आप 10 साल तक इन्वेस्टेड रहे हो तो आपने एक महीना ऐसा देखा है जहां मार्केट -37% गिरा है. पर अगर आपने पिछले सिर्फ 3 साल में निवेश स्टार्ट किया है, the worst month has been -6.2, -37 and -6. Now the most interesting data point, the worst year has been 33% fall in the last 10 years. पिछले 3 सालों में द वर्स्ट ईयर हैज बीन पॉजिटिव 5.7%. which means people have not seen a fall in the last 3 years on a yearly basis. देखा ही नहीं है, समझा नहीं है. Now imagine if the market falls, they are not ready for it. That's the big problem. काफ़ी इन्फ्लुएंसर्स आजकल कह रहे हैं कि कैपिटल रोटेशन से ही वेल्थ बिल्ड होगा. तभी अगर हम एसआईपीज को देखें मीडियम टर्म में, वो कह रहे हैं कि इतने अट्रैक्टिव नहीं होंगे, तो इट्स बेटर कि आप एसआईपी से पैसे निकालो. Do you think SIPs actually can create wealth? Anybody tells you I can time the market is either God or lying. You cannot time the market in the short term. Retail छोड़ दो, मैं तो बोल रहा हूँ प्रोफेशनल्स को भी दिक्कत होगी टू फिगर आउट कि अब पैसा मुझे गोल्ड में डाल देना चाहिए, अब पैसा मुझे फिक्स्ड इनकम में डाल देना चाहिए, अब पैसा मुझे करेंसी में डाल देना चाहिए, अब पैसा मुझे इक्विटी में डाल देना चाहिए.
इक्विटी में भी लार्ज में डालूं, मिड में डालूं, स्मॉल में डालूं, कौन से सेक्टर में डालूं, देयर आर 100 permutation combinations, right? The best way for you to do is, if you're not ever going to be able to time the market, धीरे 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 करके पैसा लगाओ. What that will do is, when you do an SIP, वो ऑटोमेटिकली आपके बाइंग प्राइस को एवरेज कर देता है. आई थिंक आई विल गिव यू अ वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल. अब आप सोचो, आप एक इन्वेस्टर हो, आप SIP कब बंद करना चाहोगे? जब मार्केट गिर रहा है तभी आप बंद कर दोगे, या मार्केट ऊपर जा रहा है तभी आप बंद कर दोगे? टिपिकल इन्वेस्टर जब मार्केट ऊपर जा रहा है तो उसे लगता है सब सही है, चलने दो. मार्केट जैसे ही गिरता है और रिटर्न कम दिखता है, वो बंद कर देने की कोशिश करता है. I'll give you a classic example of why investors don't make money, right? And they blame SIP for it. It is in fact just the opposite. मान लीजिए आप 5,000 रुपए की SIP करना चाहते हैं और हर महीना मार्केट 2% से गिर रहा है, हाइपोथेटिकली. साल के एंड में तकरीबन 690 यूनिट्स अक्यूमुलेट कर लेंगे. मार्केट ने अगर 5 साल में 12% रिटर्न दिया, फिर भी आप 16% रिटर्न कमाएंगे, क्योंकि मार्केट जब नीचे गया तब आपने ज्यादा यूनिट्स अक्यूमुलेट किए और वही ज्यादा यूनिट्स आपको ज्यादा रिटर्न दे पा रहे. अब आप कंफर्टेबल वाली सिचुएशन सोचिए जहां इन्वेस्टर्स को बड़ा अच्छा लगता है कि मार्केट ऊपर जा रहा है. मान लो मार्केट 2% से ऊपर जा रहा है हर महीना, आप 5,000 रुपए की SIP कर रहे हो. आप साल के एंड में 530 यूनिट्स रफली अक्यूमुलेट करेंगे. अब अगर मार्केट 12% रिटर्न दे रहा है, आपका रिटर्न सिर्फ 10% है, क्योंकि आपने कम यूनिट्स अक्यूमुलेट की है. What SIP actually does is removes the bias कि मार्केट कहां जाएगा और आपकी टाइमिंग करने की एबिलिटी. That's the whole power of SIP. Sounds like problem is not SIP, problem is you for stopping it. 100%. Got it. रियल एस्टेट की बात करते हैं. कई बार लोग होम लोन सर पे ले लेते हैं इन्वेस्टमेंट के नाम पे या फिर जस्ट फॉर टैक्स सेविंग, लेकिन जब EMI भरने की बात आती है तब जान ही निकल जाती है. बट एट द सेम टाइम फॉर यंग पीपल ऐसा लगता है कि अभी इतना अनअफोर्डेबल लग रहा है, आगे तो उससे भी ज़्यादा अनअफोर्डेबल हो सकता है घर, राइट? तो आपको क्या लगता है, व्हाट शुड वन पिक? 15-20 साल का होम लोन का EMI भरना या फिर 15-20 साल तक SIP करना? रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग इज नॉट अ ग्रेट आइडिया इन माई ओपिनियन. अगर आप पिछले 10 सालों का अगर मैं डेटा कोट करूं, RBI का खुद का रियल एस्टेट का इंडेक्स है. ओके, इट सेज कि रियल एस्टेट ने पिछले 10 सालों में 4% रिटर्न जनरेट किया है. 4%. अब इसमें आपका ब्रोकरेज, मेंटेनेंस, राइट, ये आप सब निकाल दे तो भी रेंट 2%, रिटर्न कैपिटल गेन्स 4%, 6%, टेनेंट नहीं मिला, मेंटेनेंस, ये सब निकाल देंगे तो क्या रिटर्न? पॉजिटिव ही रहेगा कि नेगेटिव ही हो जाएगा? आई थिंक इन्फ्लेशन को तो फिर भी बीट नहीं कर पाएगा. या करेक्ट. प्लस एट द सेम टाइम टिकट साइज बहुत बड़ा है. एट द सेम टाइम लिक्विडिटी नहीं है. मान लो आपको कल पैसा चाहिए तो आप रियल एस्टेट मार्केट प्राइस पे बेच ही नहीं पाओगे. अगर आप बहुत वेल्दी हो और आपको EMIs भरने का प्रॉब्लम नहीं है, आप भर दोगे आपके कैश फ्लो से, देन यू कैन लेवरेज. व्हाट डू आई मीन? आप एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी ले लो. आपने अगर उसे लोन पर ले लिया है, थोड़ा सा ही पैसा है, डाउन पेमेंट देने वाले हो. प्रॉपर्टी जब मान लीजिए कंस्ट्रक्ट हो जाती है 3 या 4 साल में, तब आप अगर उसे बेच दे तो यू विल गेट द लेवरेज एडवांटेज. तो मान लो आपने 20% पैसा इन्वेस्ट किया है, राइट, और 3 साल में वो प्रॉपर्टी बन जाती है, आप उसे बेच देते हो तो आपको तो रिटर्न पूरे 100% पे मिलेगा, पूरे घर की वैल्यू पे, जबकि आपने निवेश किया है 20%, 30 या 40%. बट फॉर दैट यू हैव टू बी वेल्दी इनफ, वहां तक पहुंचना भी है. राइट? सो डिपेंड्स ऑन हु यू आर. बट लेट्स से इफ यू आर टॉकिंग टू समबडी हु इज यंग, आई वुड रादर सजेस्ट ट्राई एंड इन्वेस्ट योर मनी इन अ वे कि आप थोड़े सालों में 50% ऑफ द वैल्यू ऑफ द हाउस आप इकट्ठा कर लो. तो मान लो आप 1 करोड़ का घर बाई करने की कोशिश कर रहे हो, फ्यूचर वैल्यू 1 करोड़ का घर, तो आप SIP करके 50 लाख रुपए जमा कर लो. फिर उस 50 लाख रुपए को डाउन पेमेंट कर दो और बाकी के 50 लाख रुपए पे लोन ले लीजिए. अब मैं ये क्यों बोल रहा हूं? यू आर यंग, आपकी सैलरी बहुत लिमिटेड है. आज आप अगर घर ले लोगे तो 20 साल तक आप अटक जाओगे. मोबिलिटी नहीं है, आप जॉब छोड़कर रिस्क नहीं ले पाओगे, सिटीज चेंज नहीं कर पाओगे. अगर अच्छा जॉब भी मिल गया आप फंस जाओगे. प्लस यू विल कॉम्प्रोमाइज ऑन योर लाइफस्टाइल सो मच कि 50%, 60% तो आपकी सैलरी का या उससे भी ज्यादा तो EMI में जा रहा है.
हाउ आर यू इवन लिविंग योर लाइफ? पर अगर आपने छोटा छोटा पैसा जमा कर कर 50 लाख रुपया इकट्ठा कर लिया और उससे डाउन पेमेंट कर ली, तो होगा ये कि उतने सालों में आपकी सैलरी भी बढ़ जाएगी। 50 लाख डाउन पेमेंट करने के बाद बचे हुए 50 लाख पे ईएमआई भी कम होगा, राइट? तो आप ना लाइफस्टाइल पे कॉम्प्रोमाइज करोगे और आपने घर भी ले लिया। वो स्वीट स्पॉट है। या स्वीट स्पॉट है जो यंग इन्वेस्टर्स को सोचना चाहिए। गॉट इट। बट लेट्स से मैं कन्विंस्ड हूँ कि मुझे घर खरीदना है, होम लोन ले लिया है, उसको प्री पे करने के लिए बेस्ट तरीका क्या है ताकि इंटरेस्ट भी कम से कम भरूं? इनफैक्ट आई वुड सजेस्ट आपको प्रीपे करना ही नहीं चाहिए। क्यों? देखिए, अगेन प्रैक्टिकल थॉट, इमोशनल थॉट। सी, पर्सनल फाइनेंस को इसलिए पर्सनल फाइनेंस कहा जाता है क्योंकि ये पर्सनल है। आपका थॉट अलग होगा, मेरा थॉट अलग होगा, तो मैं दोनों साइड की स्टोरीज बताना चाहता हूं। तो इमोशनल थॉट ये आपको कहेगा कि यार भर दो यार, मेरे को मेरे सिर पे कोई लोन नहीं चाहिए। आई वुड नॉट से इट इज रॉन्ग, बट प्रैक्टिकली अगर आप सोचो तो मान लो अगर आप पुराने वाले टैक्स ब्रैकेट में हो, ठीक है, और आपने एक जॉइंट होम लोन लिया है, आपका और आपके पार्टनर का, तो आप 1.5 लाख रुपया आपका, 1.5 लाख रुपया आपके पार्टनर का, आप 3 लाख रुपया एटीसी में क्लेम कर सकते हो। करेक्ट। राइट? हाँ। 2 लाख रुपया इंटरेस्ट आपका, 2 लाख रुपया इंटरेस्ट आपके पार्टनर का, 4 लाख रुपया आप 24B में इंटरेस्ट क्लेम कर सकते हो। यानी आप 7 लाख रुपए का डिडक्शन ले सकते हो। विच मीन्स अगर आपको होम लोन 8.5% में पड़ रहा है और 7 लाख रुपए का आप डिडक्शन ले रहे हो और आप 30% के टैक्स ब्रैकेट में हो, यानी आप 2.1 लाख रुपए का टैक्स बचा रहे हो, राइट? विच मीन्स दिस लोन हैज एक्चुअली कम टू यू एट 4-5%. Now the caveat here is this is only available for ओल्ड टैक्स regime। old tax regime. हाँ, अब तो काफी चेंजेस हो गए हैं। करेक्ट, बट मैं आपको फिर भी एक आध दो चीजें और इसी के अराउंड कहना चाहता हूं। मान लीजिए अगर आपने दूसरा घर लिया है, ये आपके रहने का नहीं है पर दूसरा घर है, दूसरे घर में तो 1.5 लाख 3 लाख, नीचे का कोई लिमिट ही नहीं है। आपको आपने जितना इंटरेस्ट भरा है वो पूरा इंटरेस्ट क्लेम कर सकते हो। अच्छा। एज डिडक्शन, राइट? आई गिव यू थर्ड पॉइंट दैट नोबडी टॉक्स अबाउट। लोन्स कैसे काम करते हैं? लोन्स काम करते हैं कि आपकी 90,000 की ईएमआई है, तो इनिशियल ईयर्स ऑफ योर लोन्स 9,000 रुपया शायद प्रिंसिपल रीपेमेंट होता है, पर 80,000 रुपीज आप तो इंटरेस्ट भर रहे हो। तो इनिशियल ईयर्स में इंटरेस्ट बहुत ज्यादा भरते हो। नीचे के 5 सालों में आप इंटरेस्ट भरते ही नहीं हो, ये रिवर्स हो जाता है। 90,000, हाँ, 90,000 के लोन में आप 80,000 प्रिंसिपल दे रहे हो और 9,000 इंटरेस्ट जा रहा है, राइट? तो अब आप आर्ग्यू ये करोगे मेरे साथ कि वो जो 7 लाख का डिडक्शन था, राइट, वो तो मेरे किसी काम का ही नहीं है, क्योंकि नीचे के 5 साल में तो इंटरेस्ट ही नहीं दे रहा हूं, तो मैं 4 लाख रुपया कैसे एडजस्ट करूं? प्लीज अंडरस्टैंड कि जो भी इंटरेस्ट आप क्लेम नहीं कर पा रहे हो 24B में, जो 4 लाख का हम डिस्कस कर रहे हैं, वो आप परचेस कॉस्ट में हाउस के ऐड कर सकते हो, जिससे आपका कैपिटल गेन्स कम हो जाएगा। मतलब आपने 1 करोड़ का घर लिया, मान लीजिए आप 20 लाख रुपए का इंटरेस्ट क्लेम ही नहीं कर पाए क्योंकि उतना इंटरेस्ट ही नहीं दे रहे थे आप लास्ट के 5 सालों में, तो आप अपने घर का कॉस्ट 1 करोड़ प्लस 20 लाख, 1 करोड़ 20 लाख दिखाओगे, और अगर आपने 2 करोड़ में घर बेचा तो आप 80 लाख रुपए पे कैपिटल गेन्स भरोगे, ना कि 1 करोड़ रुपए पे। 1 करोड़ पे। ये तो सही में निंजा टेक्निक है। So this is what I think a lot of people don't know. अगर प्रीपे करना हो और इंटरेस्ट का जो बोझ है उसको कम से कम करना हो, उसकी क्या निंजा टेक्निक है? I would sincerely suggest कि अगर आपके पास 20 साल का लोन है, तो आगे के 10 साल में अगर आप प्रीपे करना चाहते हो तो आप प्रीपे कीजिए। पीछे के 10 सालों में प्रीपे मत कीजिए, क्योंकि आगे के 10 सालों में आपने ईएमआई पूरी प्रॉपर भरने के बावजूद भी सिर्फ 30% पैसा बैंक को लौटाया है, तो यहां पर इंटरेस्ट आप ज्यादा भर रहे हो। पिछले के 10 सालों में आप 70% पैसा वापस दे रहे हो, तो आप सिर्फ प्रिंसिपल वापस दे रहे हो, कोई इंटरेस्ट में कोई बेनिफिट नहीं होगा। आई थिंक यू कैन डू दिस ऑल्सो। मान लीजिए आपने 1 करोड़ का लोन लिया है, 8.5% का इंटरेस्ट है 20 साल के लिए, तो आप बैंक को 2 करोड़ 8 लाख रुपया चुकाओगे। इसका मतलब 1 करोड़ के लोन पे आपने बैंक को 1 करोड़ 8 लाख रुपए का इंटरेस्ट दिया 20 साल के टेन्योर में। अब अगर आप अपने ईएमआई का 15% पैसा एसआईपी कर दे, ठीक है, तो 12,000 रुपए की अगर आपने एसआईपी कर दी, और ये 12,000 रुपया अगर 12% पे भी ग्रो हो रहा है, तो 20 सालों में 240 महीनों में आपका 1.8 करोड़ वापस आ जाएगा। अच्छा, एग्जैक्टली कैंसिल आउट हो जाएगा। करेक्ट। ऑफ कोर्स यू मे आर्ग्यू कि मैंने 12,000 रुपया हर महीना एक्स्ट्रा तो इन्वेस्ट किया है, तो अगर आप 15,000 कर दे तो ये 12,000 भी वापस आ जाएगा।
ओके, अगर हम रिटायरमेंट प्लानिंग की बात करें तो रिटायरमेंट एट 50 के लिए इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए वो क्या चीज़ें जो हमें फॉर श्योर लाइक ध्यान में रखनी चाहिए? तो मान लीजिए आज मैं 30 साल का हूँ और मैं 60 साल पे रिटायर होना चाहता हूँ। आज का अगर 1 लाख रुपए का मेरे महीने का खर्चा है और मैं 6% इन्फ्लेशन की बात कर रहा हूँ, तो आज से 30 साल बाद मेरे महीने का खर्चा हो जाएगा 5,75,000 रुपीज अ मंथ। अब अगर मुझे 5,75,000 रुपीज हर महीना चाहिए फ्रॉम 60 ईयर्स टू 85 ईयर्स, राइट? और मुझे उसके ऊपर इन्फ्लेशन भी चाहिए, क्योंकि मैं रिटायर हो गया हूं, इसका मतलब ये तो नहीं कि इन्फ्लेशन नहीं लगेगा। तो मेरे पास तकरीबन 13.5 करोड़ रुपए होने चाहिए एट 60। विच इज़ इंटरेस्टिंग, क्योंकि एक कॉमन मिस्टेक है कि काफ़ी लोग सोचते हैं कि 10 करोड़ रुपए में रिटायरमेंट लाइफ इज सॉर्टेड, बस अब चिल मारना है। अगर आपके पास 30 साल है रिटायर होने के लिए तो 10 करोड़ में शायद आप ये चीज नहीं सेट कर पाओगे अगर महीने का खर्चा 1 लाख रुपए। बट आई टेल यू द बेस्ट पार्ट। द बेस्ट पार्ट इज कि अगर मुझे 60वें साल पे 13.5 करोड़ रुपए चाहिए, विच लुक्स लाइक अ वेरी लार्ज नंबर, राइट? 12% पे मुझे महीने की 44,000 रुपीज की SIP करनी है, तो मेरा 13.5 करोड़ का गोल हो जाएगा। तो 60वें साल पे मेरे पास 13.5 करोड़ रुपए जमा हो जाएंगे। और अगर 13.5 करोड़ रुपए को मैं अगर 4% पे भी निवेश करता हूं, तो मुझे 5,75,000 रुपीज एवरी मंथ प्लस इन्फ्लेशन अगले 25 सालों तक मिलेगा। वो लोग फैक्टर इन नहीं करते। SWP रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पावरफुल टूल है। उससे जुड़े कॉमन मिस्टेक्स क्या हैं जो लोग करते हैं? बहुत सारी मिस्टेक्स है। जैसे सबसे पहली मिस्टेक है, SWP करने के लिए आपको समझना ये जरूरी है कि आप पैसा निवेश करें, उससे 12 या 18 महीनों तक उस पैसे को विड्रॉ करना स्टार्ट मत कीजिए। तो मान लीजिए आपके पास 1 करोड़ रुपए है, आपने 1 करोड़ रुपए किसी भी एक फंड में निवेश कर दिए, राइट? और अगर पहले महीने से आप पैसा विड्रॉ करना स्टार्ट कर देंगे और मान लीजिए मार्केट तब गिर गया, तो आप अपने कैपिटल को डिप कर जाएंगे। आपने कुशन ही नहीं दिया आपके SWP को परफॉर्म करने के लिए। सो द फर्स्ट सजेशन इज, आज अगर SWP स्टार्ट करना चाहते हैं, 12 या 18 महीनों तक इसको ग्रो होने दें। एक कुशन बनाए कि 1 करोड़ रुपया आपका 1 करोड़ 10 लाख हो गया, जिसके बाद आप विड्रॉवल स्टार्ट करें, तो प्रोबेबिलिटी ये है कि आप 1 करोड़ को कभी भी डिप नहीं करेंगे, राइट? सेकेंड, चॉइस ऑफ फंड इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट आई सी पीपल मेक। 1 करोड़ रुपया कहां डालना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है SWP में। क्योंकि आप SWP में क्या करने की कोशिश कर रहे हो? आप SWP में एक फिक्स्ड इनकम जनरेट करने की कोशिश कर रहे हो, राइट? तो अगर आप 1 करोड़ रुपए इक्विटी में डाल दोगे, क्या गारंटी है कि ये फिक्स्ड इनकम आपको आते रहेगी और आपका 1 करोड़ का कैपिटल डिप नहीं होगा? कोई गारंटी नहीं है। सो फंड सिलेक्शन, और आई वुड रादर से एसेट क्लास सिलेक्शन, इज अ बिग मिस्टेक। मैंने देखा है बहुत सारे इंस्टाग्राम पे लोग 12% पे SWP की कैलकुलेशंस दिखा देते कि 1 करोड़ रुपया डालो, 12 लाख हर साल निकालो। 12% जनरेट करने के लिए आपको इक्विटी में डालना पड़ेगा, विच इज इलॉजिकल। यू शुड नॉट मेक दैट मिस्टेक। तो कौन से एसेट्स में डालना चाहिए? मेरे हिसाब से यू शुड ओनली डू फिक्स्ड इनकम। आप फिक्स्ड इनकम में पैसा डालो और 6% से ज्यादा की SWP मत निकालो। आप 6% से ज्यादा निकालोगे तो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि आप 1 करोड़ को शायद डिप कर जाओगे। अब मान लीजिए आप थोड़े से अग्रेसिव हो, आपको ऐसा लग रहा है कि यार थोड़ा सा डिप हो जाएगा, चलेगा, कोई बात नहीं, पर मेरी रिक्वायरमेंट हायर कैश फ्लोज है। क्वाइट पॉसिबल कि आप शायद रिटायर हो गए हो, आपको बच्चों के लिए कुछ छोड़कर नहीं जाना, पर 6% पे आपका काम नहीं होगा, आपको उससे ज्यादा कैश फ्लो चाहिए। तो आप ये 1 करोड़ रुपया हाइब्रिड फंड्स में लगा सकते हो, बैलेंस एडवांटेज, कंजर्वेटिव हाइब्रिड, अग्रेसिव हाइब्रिड, जिससे होगा क्या कि आप 8% का विड्रॉवल ले पाएंगे और शायद आपका पैसा 8% निकालने के बाद भी ग्रो हो, राइट? बट यू विल हैव टू अंडरस्टैंड, इसमें आप रिस्क ले रहे हो, इसमें प्रोबेबिलिटी है कि शायद आप अपना 1 करोड़ में भी थोड़ा सा डिप कर जाओ अगर मार्केट सपोर्टिव नहीं है। लोग क्या करते हैं कि उनके पास 1 करोड़ रुपए है, ये एक्चुअल विड्रॉवल्स के लिए नहीं है, पर वो करते क्या, वो 1 करोड़ रुपया डालते, फिर उसमें से SWP निकालते, फिर उसको इन्वेस्ट करते। आई थिंक दिस इज अ बिग मिस्टेक एंड यू शुड अवॉइड डूइंग दिस। क्यों? क्योंकि सबसे पहले जब आप 1 करोड़ रुपया फिक्स्ड इनकम फंड में डालोगे, उसमें से SWP करके इक्विटी में डालोगे, तो आपका पूरा 1 करोड़ रुपया अंडर परफॉर्म कर रहा है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आप 1 करोड़ रुपया फिक्स्ड इनकम में रखोगे तो
देयर इज सो मच ऑफ अंडर परफॉर्मेंस, आपका एक्सपेक्टेशन 12% है पर ये तो 6 ही जनरेट करेगा। सेकेंड, जब आप उसमें से SWP करते हो, राइट, यू पे टैक्स ऑन दैट, दीज विड्रॉवल्स आर टैक्स्ड, राइट, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लॉस है। आपने 1 लाख रुपया निकाला पर आप इन्वेस्ट तो 90 ही कर रहे हो क्योंकि आपको 10,000 रुपया टैक्स भरना पड़ेगा। नॉट द राइट कैलकुलेशन, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट। समझ रही। सो देर इज अ डबल वेमी। आपका 1 करोड़ रुपया भी अंडर परफॉर्म कर रहा है और आपके पास 1 लाख रुपए का विड्रॉवल है पर इन्वेस्ट 90,000 हो रहा है। 90,000 हो रहा है। तो डोंट यूज SWP टू डू दिस। STP बड़ा अच्छा वे है टू डू दिस। अगर आपको लग रहा है एक साथ पूरा 1 करोड़ रुपया आपको मार्केट में नहीं लगाना है तो आप 1 करोड़ रुपए को लिक्विड फंड्स में डालिए और लिक्विड फंड से धीरे धीरे करके इक्विटी में डाल दीजिए। हाँ वही, हाई रिटर्न्स का चस्का जब लग जाता है ना, देन देयर इज नो टर्निंग बैक एट ऑल। ऐसे ही काफ़ी इन्वेस्टर्स अपने हाथ जला लेते हैं व्हेन दे स्टार्ट स्टॉक पिकिंग। तो कौन सी फंड्स में दे शुड एक्चुअली लुक एट एक्टिव इन्वेस्टिंग एंड कौन से फंड्स उनको वो पिक करने चाहिए जिसमें पैसिव इन्वेस्टिंग इज द वे टू गो? इंडिया में there is a huge opportunity to be able to outperform the index, specifically on the mid and the small side. Large cap में थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि large cap में unfortunately सेबी की जो स्कीम कैटेगराइजेशन है उसमें बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दी गई है फंड मैनेजर्स को। तो फंड मैनेजर्स अनफॉर्चुनेटली लार्ज कैप स्पेस में टिपिकली इंडेक्स को कभी बीट कर पाते, कभी नहीं कर पाते। ये मार्केट साइकिल्स पर डिपेंड करता है। एज एन इन्वेस्टर लार्ज कैप इन्वेस्टिंग कर रहे हो तो आप पैसिव कीजिए, मिड और स्मॉल इन्वेस्टिंग में आप एक्टिव लीजिए। बहुत स्कोप है अल्फा जनरेट करने का या इंडेक्स को बीट करने का। आई थिंक काफ़ी लोग डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट को कुछ ज़्यादा ही सीरियसली ले लेते हैं। अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में तो म्यूचुअल फंड्स की लाइन लगा देते हैं। तो आइडियली स्पीकिंग एक मॉडल पोर्टफोलियो में कितने फंड्स होने चाहिए, खासकर इफ इट्स समवन हु इज अ यंग इन्वेस्टर एंड दे हैव अ वेरी हाई रिस्क एपेटाइट? I think this is a very interesting question that you've asked me and I'll tell you why. DSP ने बड़ा अच्छा एक इवैल्यूएशन किया था कि पिछले 20 सालों में NSE 500 में 57% स्टॉक्स ऐसे हैं जिन्होंने गोल्ड का भी रिटर्न बीट नहीं किया, राइट, विच मीन्स देयर वर ओनली 43% स्टॉक्स दैट कुड एक्चुअली बीट गोल्ड रिटर्न्स। व्हाट इज अ पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक कि अगर आप उन 500 स्टॉक्स में इन्वेस्ट करोगे तो 43% स्टॉक्स ऊपर जा रहे पर 57% स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो को नीचे खींचे रहे। यू विल नॉट गेट द बेस्ट आउटपुट। तो आप म्यूचुअल फंड्स में इसलिए इन्वेस्ट करते हो क्योंकि आपको चाहिए कि फंड मैनेजर कुछ 50-70 स्टॉक्स ऐसे चुने जो आगे जाने वाले 5 या 10 सालों में अच्छा परफॉर्म करेंगे एंड विल बी अ पार्ट ऑफ दोस 43%। पर अगर आप 10 स्कीम, 20 स्कीम, 50 स्कीम्स में पैसा इन्वेस्ट कर लोगे, हर स्कीम में 50 से 70 स्टॉक्स इन्वेस्टेड है, यू आर इनवेरिएबली बाइंग 500 or 1000 स्टॉक्स। दैट डज नॉट सॉल्व योर पर्पस। यू डोंट, इन माई ओपिनियन, नीड मोर देन 4-5 equity schemes in your portfolio. नहीं तो भाई ओवर डाइवर्सिफिकेशन का ही रिस्क हो जाता है। Absolutely. एज एन इन्वेस्टर आपको चाहिए कि आपका रिस्क कम हो और रिटर्न ज्यादा हो। अग्री? ऐसा कर पाना बहुत मुश्किल है। ऐसे कोई हिडन स्ट्रैटेजी है क्या? द स्ट्रैटेजी इज, पिछले 20 सालों का डेटा है, पुट 33% इन लार्ज कैप, 33 इन मिड एंड 33 इन स्मॉल। अच्छा, ऐसा क्यों? पिछले 20 सालों का डेटा ये दिखाता है कि अगर आपने 33 लार्ज में रखा होता, 33 मिड और 33 स्मॉल में, तो आपका रिस्क, जिसको स्टैंडर्ड डिविएशन में मेजर किया जाता है, वो लार्ज कैप से थोड़ा सा ज्यादा होता, विच मीन्स आपका रिस्क लार्ज कैप जितना होता पर आपका रिटर्न आउटपुट मिड कैप जितना होता, विच मीन्स आपने कम लार्ज कैप का रिस्क लेकर मिड कैप का रिटर्न जनरेट कर लिया। क्योंकि टाइम होराइजन ज्यादा है, मार्केट्स में वॉलेटिलिटी ज्यादा है एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स प्ले आउट, राइट? 20 साल का डेटा ये दिखा रहा है। वाओ, ये तो क्रेजी हैक है। एब्सोल्युटली, आई मीन दिस इज हाउ पर्सनली माय पर्सनल पोर्टफोलियो इज आल्सो पोजीशन्ड। अच्छा, ओके। तो आपका खुद का इन्वेस्टिंग मंत्रा क्या है? इन्हीं 4 या 5 फंड्स में आई ट्राई एंड मेक श्योर कि आई हैव इक्वल वेट अक्रॉस वैल्यू स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग फंड्स, मोमेंटम स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग फंड्स एंड ग्रोथ स्टाइल ऑफ फंड्स. So understand, in 4 or 5 funds I've been able to do 3 things: large mid small का equal weight, value growth momentum का equal weight and a little bit of global investing. अच्छा, right? ग्लोबल इन्वेस्टिंग कैसे? डोमेस्टिक इक्विटी फंड्स जो 20-30% अपना पैसा ग्लोबली इन्वेस्ट करते हैं. अब इसका फायदा क्या है? मैं जब एक नेस्डैक 500 ETF में या फंड ऑफ फंड में इन्वेस्ट करता हूँ, मुझे मेरे स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स भरना पड़ता है, राइट? पर जब मैं डोमेस्टिक फंड में इन्वेस्ट करता हूँ जो 30% बाहर इन्वेस्ट करता है, मुझे 12.5% टैक्स देना पड़ता है. सो दिस इज अ टैक्स आर्बिट्राज. 1. Second, that a lot of people don't know about.
आप पिछले 20 सालों का डेटा ले लो S&P 500 का, रफली 60% ऑफ द रिटर्न्स ऑफ S&P 500 इज ओनली Nasdaq स्टॉक्स, नहीं मुझे पता ही नहीं था। राइट? इसका मतलब कि अगर मैं सिर्फ Nasdaq स्टॉक्स में इन्वेस्ट करूं ग्लोबली, तो आपको उसका एक्सपोजर तो मेरा आउटपुट कितना सिग्निफिकेंटली बेटर हो जाएगा वर्सेस इन्वेस्टिंग इन द एंटायर इंडेक्स, राइट? एंड इन द डोमेस्टिक इक्विटी व्हाट डज द फंड मैनेजर डू? उन Nasdaq स्टॉक्स में भी बेस्ट स्टॉक्स को पिक कर लेता है. So I have a brilliant output. I'll give you one more data point. In the last 10 years, you will be surprised hearing this, except for India and US, there is no other developed market or emerging market that has even beaten India fixed income returns. Really? Yes. Okay. अब there is only one market, if I'm not wrong, it is Taiwan, जिसने लास्ट ईयर कुछ 60-65% रिटर्न दिया था एक साल में, इसलिए उसका डेटा बड़ा स्क्यूड लग रहा था. विच मीन्स कि अगर मुझे इंडिया के बाहर कहीं पर भी इन्वेस्ट करना है, वो सिर्फ यूएस है, राइट? और यूएस में भी S&P का डेटा दिखा रहा है कि 60% Nasdaq है, तो मुझे यूएस में भी Nasdaq में इन्वेस्ट करना है. और अगर Nasdaq में से भी कोई डोमेस्टिक फंड मुझे 5 या 6 अच्छे स्टॉक्स में Nasdaq के एक्सपोजर दे देता है और इंडिया टैक्सेशन देता है, तो मैं क्यों कुछ और करूं? राइट. सो दैट्स व्हाट आई डू. क्या कई बार म्यूचुअल फंड्स को स्विच करना वाकई में इतना बुरा आइडिया है क्या? मैं किस सिचुएशन में स्विच करता हूँ फंड्स? मैं 2 या 3 रीजंस की वजह से करूँगा. मान लीजिए आज आप एक फंड में इन्वेस्टेड है जो एक लार्ज कैप फंड है, और उसका फंड मैनेजर चेंज हो जाता है, और नया जो फंड मैनेजर आता है उसकी हिस्ट्री मिड कैप मैनेज करने की है. तो शायद मुझे उतना कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि ये फंड मैनेजर लार्ज कैप को भी उसी अच्छी तरीके से मैनेज कर पाएगा जिस तरीके से ये मिड कैप को मैनेज कर रहा था. या मान लीजिए कि फंड अपने ऑब्जेक्टिव को अच्छी तरीके से नहीं एक्सप्रेस कर रहा है. जैसे लार्ज कैप फंड में आपको एक ऑप्शन दिया जाता है कि आप 80% पैसा लार्ज कैप में रखिए और बाकी का 20% पैसा आपको जहां मर्जी आए वहां रखिए. अब जब आप 2 फंड्स कंपेयर करते हो तो आप उस फंड में पैसा निवेश करना चाहते हो जिसमें रिस्क कम है और रिटर्न ज्यादा है, राइट? पर अगर मैं आपको कहूं कि 2 फंड्स है, एक का रिटर्न 13 है और दूसरे का 14% है, इनवेरिएबली आप सोचोगे 14% वाला फंड अच्छा है. पर मान लीजिए ये 14% वाला फंड मैनेजर इनवेरिएबली जो 20% पैसा है वो मिड और स्मॉल में रखता है, और ये वाला 100% पैसा लार्ज में रखता है. तो अब डिसीजन मेकिंग मेरे हिसाब से बड़ा क्लियर है कि लार्ज जो 100% पैसा लार्ज कैप में रख रहा है वो ट्रू टू लेबल है, राइट? ये गलत नहीं है क्योंकि सेबी ने अलाउ किया 20% पैसा आप कहीं बाहर रख सकते हो. पर मुझे ऐसा लग रहा है इन दोनों को एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन अब नहीं कर सकते. बहुत सारे फंड मैनेजर्स हैं जो रिटर्न जनरेट करने के इंटेंशन में शायद फंड के एक्सपेक्टेशन से ज्यादा रिस्क ले लेते हैं. अब मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री देता हूँ. व्हाइट ओक म्यूचुअल फंड ने ये थोड़ा सा रिसर्च किया था कि अगर आपने 2006 से लेकर 2024 के बीच में ये डेटा अगर देखा, अगर आपने लास्ट ईयर के बेस्ट परफॉर्मिंग फंड में पैसा निवेश कर दिया होता तो आपका रिटर्न होता तकरीबन 15%. ओके. पर अगर आप सिर्फ मिड कैप इन्वेस्टिंग में इन्वेस्टेड रहते 2006 से लेकर 2024 तक कंटिन्यूअसली, तो आपको 18% रिटर्न मिला होता. ऑलमोस्ट 2.5-3% हायर. काफी स्टार्क है डिफरेंस मतलब. यस, देन इन्वेस्टिंग इन द बेस्ट फंड फॉर द लास्ट ईयर. तो मुझे ऐसा लग रहा है अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से किसी एक चीज को चुने और उसमें कंटिन्यू कीजिए. क्योंकि अगर आप स्विचिंग में टैक्स का भी इम्पैक्ट ऐड कर लेंगे तो आपको 15-15.5 से भी कम रिटर्न मिलेगा. प्लस हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की तो बात ही नहीं कर रहे कि आपने 100 रुपया निकाला, उस पे से 3 रुपया टैक्स भर दिया, तो अब बचा तो सिर्फ 97 इन्वेस्ट करने के लिए. तो आप अगर हर बार स्विच करते रहेंगे तो ये पैसा कंपाउंडिंग को इफेक्ट करेगा आपके. वो सब छोड़ दे फिर भी 15 और 18 3% का फर्क है. काफ़ी लोग जिनको म्यूचुअल फंड्स चमकता ही नहीं है ना, वो रैंडमली कुछ भी पिक कर लेते हैं. म्यूचुअल फंड्स में भी कई सारे टाइप्स होते हैं, IDCW री इन्वेस्टमेंट, ग्रोथ. तो एक रिटेल इन्वेस्टर उनके लिए क्या सूटेबल है? आपके पास अगर 3 साल का समय है तो आप अपना पैसा सिर्फ लार्ज कैप में रखिए. अगर आपके पास 5 साल का समय है तो लार्ज कैप और मिड कैप दोनों में निवेश कीजिए. अगर आपके पास 8 साल का समय है तो लार्ज मिड स्मॉल तीनों में कीजिए. डेटा दिखाता है पिछले 20 सालों का कि लार्ज कैप की 3 साल की साइकिल है, मिड कैप की 5 की है
और स्मॉल कैप की 7 और 8 साल की साइकिल है। तो आपको मिनिमम 8 साल का समय चाहिए अगर आप लार्ज, मिड, स्मॉल तीनों में निवेश करना चाहते हैं तो। ओके, अब आपके पास अगर 8 साल का समय है तो आपको सिर्फ ग्रोथ में पैसा निवेश करना है, ठीक है? क्योंकि IDCW, जिसको आप पहले डिविडेंड ऑप्शन कहते थे, उसमें प्रॉब्लम ये है कि आप जितनी भी आप पैसा निकालेंगे आपको टैक्स भरना पड़ेगा। टैक्स भरने के बाद री इन्वेस्ट करना, राइट, उसमें वापस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ जाएगी कि आपने 2 रुपया निकाला पर इन्वेस्ट 1.5 ही कर पाए क्योंकि 0.5 आपको टैक्स भरना पड़ा। तो अगर आप लंबे समय के निवेशक हैं तो आप ग्रोथ ऑप्शन चूज कीजिए, क्योंकि IDCW एंड IDCW री इन्वेस्टमेंट दोनों में टैक्स और री इन्वेस्टमेंट या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दोनों में पंगा है। कई बार लोग लोन नहीं लेते थिंकिंग कि क्रेडिट स्कोर इफेक्ट होगा, एंड कट टू द डे जब उनको एक्चुअल में लोन लेना होता है इंटरेस्ट रेट बहुत हाई होता है क्योंकि लोन कभी नहीं लिया था, क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है। तो इट्स अ बिट ऑफ अ चिकन एंड एग सिचुएशन। क्रेडिट स्कोर से जुड़े वो कौन सी चीज़ें हैं दैट वी शुड टेक केयर ऑफ? आई थिंक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपका, क्योंकि मैं बहुत कम लोगों को जानता हूं जिनको ये पता है कि आपने कभी लोन नहीं लिया तो आपको लोन मिलना मुश्किल है। लोन कंपनी कैसे सोचती है? लोन कंपनी को कोई हिस्ट्री चाहिए जिसके बेसिस पे वो डिटरमाइन कर पाए कि क्या आप पैसा वापस कर पाएंगे या नहीं। भाग तो नहीं जाओगे पैसों अगर से? आपने लोन लिया ही नहीं है तो उनके पास हिस्ट्री नहीं है। राइट, दिस इज सो वियर्ड बट दिस इज हाउ इट वर्क्स, या कि आपने लोन लिया ही नहीं है तो आपका क्रेडिट स्कोर नहीं बनता। इट्स लाइक अच्छी जॉब के लिए पहले अच्छी जॉब होनी चाहिए, एंड लाइक इट्स अ Correct. लूप। It's a loop, हाँ। right? Which is why you will see a lot of people एक 50,000 का फोन खरीदने के लिए भी लोन ले लेते कि एक हिस्ट्री बन जाए। जैसे ही आपकी हिस्ट्री बनती है आपका क्रेडिट स्कोर बेटर हो जाता है, राइट, जिससे आपको नेक्स्ट लोन या एक्चुअल लोन लेने में फायदा होता है। इसीलिए ये कहा जाता है कि अगर आपका क्रेडिट स्कोर बिगड़ा हुआ है तो कोई छोटा सा लोन ले लीजिए, उसको अच्छे से पे कर दीजिए, तो आपका क्रेडिट स्कोर थोड़ा सा बेटर हो जाएगा। अब इसमें और एक आपको सरप्राइजिंग एलिमेंट क्या है बताता हूँ। मान लीजिए आपने 2 साल का लोन लिया और आपने 3 महीने में उस लोन को पे कर दिया, तो आप तो एज अ लेमैन सोचेंगे कि आप तो अच्छा काम कर रहे, बैंक को अपना पैसा वापस दे दिया, बट दिस नेगेटिवली अफेक्ट्स योर क्रेडिट स्कोर। रियली? क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज उसको इस तरीके से देख रही है कि आपको अपने कैश फ्लो पे कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आज आपके पास पैसा आ गया तो आपने डर में पूरा पैसा भर दिया, राइट? तो इसमें काफी साइकोलॉजी भी है। This is very weird if you and I look at it, but this is how the credit system or the point systems actually work. कि अगर आप लोन लेना चाहते हो, ठीक है, मेक श्योर कि आप किसी एक कंपनी के पास इंक्वायर करो। आप अगर 5 कंपनीज के पास इंक्वायर करते हो और 5 कंपनीज अगर आपका सिबिल स्कोर चेक करने के लिए जाती है तो आपका क्रेडिट स्कोर गिर जाएगा, क्योंकि द वे इट वर्क्स इज उनको ऐसा लग रहा है आपको कितनी डेस्परेशन है लोन की कि बहुत सारे लोगों को आप चेस कर रहे हो। सो दीज आर सम पॉइंट्स विथ विच योर क्रेडिट स्कोर विल टिपिकली ड्रॉप। माई थंब रूल इज कि आपकी 100 रुपए की अगर इनकम है, योर EMI शुड नॉट बी मोर देन 30%, विच इज 30 रुपीज। ओके। ऑल EMIs पुट टुगेदर। आपका खर्चा, कंपल्सरी जो खर्चा है, लाइफस्टाइल खर्चा है, वो 30 रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और बाकी का पैसा इन्वेस्ट होगा। तो मान लीजिए अगर आपकी EMI चल रही है तो आपके पास फिर भी 40% पैसा बचता है इन्वेस्ट करने के लिए, और EMI नहीं चल रही तो आपके पास 70% पैसा बचता है इन्वेस्ट करने के लिए। पर जैसे ही आप किसी को कहोगे कि 70% पैसा एक साथ इन्वेस्ट कर दो हर महीना, शायद वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाएगा। सो द बेस्ट वे टू डू दिस इज, मैं जिस तरीके से करता हूँ, आप आपकी इनकम का महीने का 30 या 40% आपके कंफर्ट के हिसाब से एक SIP कर दीजिए। एवरी क्वार्टर आपके पास जो भी दूसरा पैसा बचा हुआ है, आप उस पैसे को भी उन्हीं फंड्स में ऐड कर दीजिए, और मान लीजिए साल के एंड में अगर आपको बोनस मिलता है उसको भी आप उसी फंड्स में ऐड कर सकते हैं। पर एक चीज इधर डेफिनेटली मेंशन करना चाहूंगा, डोंट गो क्रेजी बिहाइंड इन्वेस्टिंग। वेरी इंपॉर्टेंट। You don't want to die rich, Right. right? You want to live your life. Yeah. Thank you so much, Kirtan. This was super, super helpful. Thank you for spending so much time with us. Thank you for inviting me. And I'm hoping that the investor community learns specifically what not to do in finance. Amazing. ये एपिसोड तो पर्सनल फाइनेंस की डूज एंड डोंट्स का तो मास्टर क्लास ही निकला। तो आपके फाइनेंशियल जर्नी में सबसे बड़ा मिस्टेक क्या रहा है, हमारे साथ कमेंट्स में जरूर शेयर करें। वेल, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अंटिल नेक्स्ट टाइम, कीप ग्रोइंग।
Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.